ज़्यादा डायमीटर है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड अंदर आएगा और वापस जो निकलने की जगह है वो छोटी है। सो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होगा एट दिस प्लेस। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल की इस प्लेस। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था यूरिनरी सिस्टम इन मैन। सो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो नेफ्रॉन क्या होते हैं और इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से that what is nephron। नेफ्रॉन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सो नेफ्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक structural and functional unit of kidney। ओके, सो डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखा कि नेफ्रॉन जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी का स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट दोनों एक्चुअली नेफ्रॉन ही होता है। सो किडनी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स, अंडरस्टैंड। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नेफ्रॉन जो है वो खुद किस चीज़ का बना होता है। सो नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ दी सेल्स एंड these cells are known as renal corpuscles। So we write that it is made up of renal corpuscles। Okay, so renal corpuscles means actually renal cells। so cells का बना होता है and nephron is actually a tube like structure। और इसकी नेफ्रॉन की जो साइज होती है दैट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी नेफ्रॉन वैसे तो कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें बहुत सारी जो है कन्वोल्यूशन होती हैं, ठीक है, इंटरमेगेल्ड एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम उसको खोलेंगे, उसको ओपन अप करेंगे, तो नेफ्रॉन की जो टोटल साइज होती है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इट इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग tube। Okay, then the other thing is that the number of nephron that is present in each kidney। so हर एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन का जो तादाद होता है वो तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी में। so we write that 1 million nephron present in each kidney। so हमने रेनल सिस्टम में ये डिस्कस किया था कि रेनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज या पेयर ऑफ किडनीज। सो हमारे पास 2 किडनीज मौजूद होती हैं। इट मीन्स दैट अगर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं तो 2 किडनी हैं, सो अबाउट 2 मिलियन नेफ्रॉन्स दे आर प्रेजेंट। ओके, सो साइज की हमने बात की कि इसकी जो साइज होती है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, एंड नेफ्रॉन की 2 टाइप्स भी होती हैं। उन टाइप्स को हम पहले जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे उसके बाद फिर डिटेल में देखेंगे टाइप्स को, लेकिन मैं यहाँ पर टाइप्स लिख देता हूँ। सो नेफ्रॉन हैज़ 2 टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, एक कहलाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। द फर्स्ट टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड अदर टाइप इज नोन एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, सो कार्टिकल नेफ्रॉन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। सो किडनी की जो कॉर्टेक्स रीजन होती है वहाँ पर ये मौजूद होता है। एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो मेडुला के अंदर जो है उसकी जो लूप है वो मेडुला के अंदर भी इंटर होती है। सो से फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस पार्ट इज मेडुला। सो
लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर किडनी का, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अपर जो डार्कर रीजन होती है दैट इज कॉर्टेक्स एंड बिहाइंड दैट देयर इज लाइटर रीजन दैट इज नोन एज मेड्यूला। सो मेड्यूला के अंदर से ये एक नेफ्रॉन है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो डीप इनटू द मेडुलरी रीजन मौजूद होता है। दैट्स व्हाई वी से that this nephron is juxtamedullary nephron। ओके, सो फिर इनका नंबर भी वेरी करता है। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं juxtamedullary nephron, they are present only in birds and mammals। so birds and mammals में ये मौजूद होते हैं। ओके, और हमारे अंदर अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 80% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। सो द नेफ्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन आवर किडनीज 80% दे आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या हुआ कि दिस नेफ्रॉन से दिस इज अ कॉर्टेक्स एंड दिस नेफ्रॉन इज प्रेजेंट देयर एंड स्लाइट loop is down into the medulla, so बिल्कुल थोड़ी सी। so that's why this nephron is known as cortical nephron, इसीलिए हम इसको cortical nephron कहते हैं। so human being के हिसाब से अगर हम देखें 80% नेफ्रॉन और कॉर्टिकल, यानी 80% हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं एंड अबाउट 20% नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, फिर इनमें क्या डिफरेंस है फंक्शन के हिसाब से वो हम फिर आगे चल के इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास एक किस्म का जनरल ओवरव्यू है नेफ्रॉन के बारे में। अब हम आएंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे एंड देन फिजियोलॉजी भी उसके साथ में हम थोड़ी बहुत देखते जाएंगे। सो लेट्स ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं एंड देन वी लेबल इट, हम उसको लेबल करेंगे कि कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, सो हम साथ में इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बनाते भी जाएंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को, और फिर उसको लेबल भी करते जाएंगे। सो मैंने आपको क्या बताया, ये जो पहला पार्ट है दिस फर्स्ट पार्ट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ओके, देन द सेकेंड पार्ट, अब ये एक्चुअली ट्यूब ही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो होगा वो फिर फर्दर ये एक किस्म की नैरोअर ट्यूब का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एंड दैट ट्यूब विल बी एक्चुअली फोल्डेड ट्यूब। वो जो ट्यूब होगी वो फोल्डेड होगी, उसमें फोल्डिंग्स होंगी। सो यहाँ पर हम इसको फोल्डिंग्स इसकी बनाएंगे। सो से दिस इज द फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्यूब। और इस फोल्डिंग के बाद फिर फर्दर ये जो ट्यूब है नीचे की तरफ जाएगी। सो इस फोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, सो अगर हम इसको यहाँ पर लेबल करें, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड tubule। Okay, so why proximal convoluted tubule? Because proximal means it is near to the Bowman's capsule। Bowman's capsule के बिल्कुल करीब ही है, यानी इसके साथ ही मौजूद है। That's why it is said to be the proximal। And convoluted का मतलब होता है कि folded structure को हम कहते हैं convoluted structure। So it has foldings, that's why it is said to be the convoluted। And tubule because it is a tube। So nephron जो है वो actually tube like structure ही होता है। So this is folded tube, that's why we call it as a proximal convoluted tubule। और अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें, सो दिस वुड बी PCT। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस PCT। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हमें ज़रा देखनी है कि अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मार्क करूँ ताकि अगर किडनी के हिसाब से इस रीजन को हम देखें कि वेयर एक्चुअली दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट। सो यहाँ पर आपको पता है कि दिस पार्ट ऑफ किडनी इज द कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया था दैट इज द मेड्यूला। ठीक है, उस पार्ट को मेड्यूला कहा जाता है। सो
अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल है और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? इन द कॉर्टिकल रीजन और इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो ट्यूब है ये ट्यूब डिसेंड डाउन होगी, यानी नीचे की तरफ जाएगी इनटू द मेडुला, मेडुला में अंदर जाएगी और एक किस्म का यूटर्न लेगी। ठीक है, अंदर जाके फिर ये वापस जो है असेंड होगी एंड देन बैक इनटू द कॉर्टेक्स, और उसके बाद फिर ये कॉर्टेक्स के अंदर आएगी। दैट्स वाई इस लूप को कंप्लीटली वो जो लूप जो यूटर्न लेके यानी यू शेप्ड जो है स्ट्रक्चर में होके वो वापस आए, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सो लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। समटाइम्स जो है ये क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं कि वेयर द बोमेन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट और वेयर द पीसीटी इज प्रेजेंट। सो यहाँ पर आपको ये चीज जो है ज़हन में रखनी है that Bowman's capsule and PCT means proximal convoluted tubule is present in the cortex। ठीक है, and this loop of Henle is present in the medulla। ठीक है, और फिर वो डिपेंड करता है कि आया कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो उसकी लूप ऑफ हेनले छोटी होती है एंड थोड़ी सी जो है अंदर मेडुला की तरफ होती है, देन वापस जो है कॉर्टिकल रीजन में जाएगी। अगर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा तो उसकी लूप ऑफ हेनले जो है वो लार्ज होगी, लंबी होगी। सो हम तकरीबन यहाँ पर स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो समझ लें ये एक किस्म का जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हम बना रहे हैं। ठीक है, सो दिस लूप मैंने आपको बताया ये लूप नीचे की तरफ जाएगी एंड देन फाइनली इट विल गेट अ यूटर्न। उसके बाद फिर इसमें यूटर्न होगा यानी ये लूप जो है फिर वापस जाएगी। सो ये जो लूप नीचे की तरफ जा रही है दैट लूप इज सेड टू बी द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप। ओके, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को यानी इस कंप्लीट लूप को हम क्या कहते हैं? दैट होल स्ट्रक्चर यूटर्न और यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। ओके, सो अब इस यानी ये जो ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है उसको डिसेंडिंग कहा, और अब ये वापस ट्यूब जो है यूटर्न लेके और वापस फिर कॉर्टेक्स रीजन की तरफ जाएगी। सो दैट ट्यूब इज नोन एज असेंडिंग लूप। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क होता है। वो क्या होगा कि ये जो डिसेंडिंग लूप होती है वो नैरो होती है, और जब यही ट्यूब फिर वापस जाती है कॉर्टिकल रीजन में देन ये थोड़ी ब्रॉडर होती है। ठीक है, सो वहाँ पर क्या होगा? दिस ट्यूब गेट्स ब्रॉडर, सो दिस इज द ब्रॉडर स्ट्रक्चर। अगर हम इसको ड्रा करें, so this tube is going back to the cortex region में वापस जा रही है, और यहाँ पर इसकी अगर आप डायामीटर देख रहे हैं कि इसका डायामीटर जो है थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन। सो फिर जब ये वापस जाती है ओवर देयर देन अगेन इट गेट्स नैरोवर, और उसके बाद फिर ये नैरोवर होगी यानी नैरो हो जाएगी एंड देन देयर आर अगेन फोल्डिंग्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर फोल्डिंग इसमें आ जाएंगी। ओके, सो अगर हम इसको लेबल करें तो मैंने क्या कहा? दिस इज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप। ओके, सो वेरी मच क्लियर टू यू। एक और डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया कि डिसेंडिंग लूप जो होती है वो नैरो होती है और असेंडिंग लूप जो होती है वो वाइडर होती है, और फिर वापस जैसे ही कॉर्टिकल रीजन में पहुंचती है तो फिर अगेन सेम डायामीटर की हो जाती है। ठीक है, सो वहां पर इधर भी एक फोल्डिंग्स इसमें मौजूद होती हैं। दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी यहां पर हम इसका क्या नाम देंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड tubule। Okay, so why distal convoluted tubule? Because it is distal, because it is away from this Bowman's capsule। ये Bowman's capsule से जो है थोड़ा दूर है, that's why it is distal। यहाँ पे हमने इसको proximal कहा था क्योंकि it is closer to the Bowman capsule। Okay, और convoluted यानी अगेन यहाँ पर foldings हैं, tubule means it is a tube। ओके, सो क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो ट्यूब है वो इंटर हो जाएगी इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द कलेक्टिंग डक्ट। ये जो है कलेक्टिंग डक्ट होती है एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली कलेक्ट्स फिल्ट्रेट और द यूरिन
फ्रॉम डिफरेंट नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन से जो है ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिन यहाँ पर एंटर होता है। सो दिस डक्ट इज प्रेजेंट इन एक्चुअली द मेडुलरी रीजन, यानी मेडुला की रीजन में अंदर की तरफ मौजूद होगी। एंड फाइनली जो पायरामिड्स होते हैं वहाँ से इसका जो फिल्ट्रेट है वो डिसेंड होगे, यानी वहाँ से वो फिल्ट्रेट निकल कर और पेल्विस रीजन में आएगा और पेल्विस के बाद फिर यूरेटर में एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। सो यानी यहाँ से जितना भी ये फिल्ट्रेट बनेगा, अभी हम थोड़ी देर में थोड़ा इसको देखेंगे कि फिल्ट्रेट किस तरह से बनेगा। सो दैट फिल्ट्रेट एक्चुअली goes down into the pelvis region by these collecting ducts. So इनको collecting duct क्यों कहा जाता है? Because they actually collect the urine from the nephrons. So this structure is known as collecting duct, या हम इसको शॉर्ट में CDB कहते हैं। समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एज अ CD. CD मीन्स कलेक्टिंग डक्ट। सो सिंपली शॉर्ट फॉर्म हमने इसका लिया है, अंडरस्टैंड। सो ये हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि फर्दर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, या जो ब्लड आता है इसमें वो नेफ्रॉन में कहाँ पर इंटर होता है और कहाँ पर इसकी फिल्ट्रेशन होती है। सो लेट अस ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर देयर। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एफरंट आर्टरियोल, ठीक है। सो एफरंट आर्टरियोल जो है दैट अराइज फ्रॉम द रेनल आर्टरी। सो यहाँ पर हम रेनल आर्टरी बना रहे हैं। सो रेनल आर्टरी इज एक्चुअली द आर्टरी विच ब्रिंग्स ब्लड इनटू द किडनी, जो कि किडनी की तरफ ब्लड लाती है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेनल आर्टरी, ओके। एंड उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, ये जो ब्लड है वो आर्टरियोल में एंटर होगा। एंड आर्टरियोल इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ आर्टरी, आर्टरी की ब्रांच को हम आर्टरियोल कहते हैं। सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एफरंट आर्टरियोल, एफरंट आर्टरियोल। सो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली आर्टरियोल की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम एफरंट कहते हैं एंड द सेकेंड आर्टरियोल इज नोन एज इफ्रंट आर्टरियोल, दूसरे आर्टरियोल को हम इफ्रंट कहते हैं। सो डिफरेंस जो है मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट जो कि ब्लड इंटर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इफ्रंट आर्टरियोल। और जब यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड इंटर होगा और जब ये ब्लड लीव करके वापस जाएगा इनटू द रेनल वेन, दैट आर्टरियोल इज नोन एज इफ्रंट आर्टरियोल, उसको इफ्रंट आर्टरियोल कहते हैं, ओके। सो अब हम आते हैं यहाँ पर, ये जो आर्टरियोल है ये फर्दर ब्रांच्ड होगा यानी इनटू द कैपिलरीज। सो यहाँ पर ये एंटर हो जाएगा इनटू दिस कैविटी ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल एंड देयर आर द कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज जो हैं कैपिलर फॉर्म में मौजूद होंगी यहाँ पर। दीज आर द बेड और नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज विच इज प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। सो यहाँ पर एक कैपिलरी का जो है वो बेड बनेगा एंड फाइनली दिस इज द इफ्रंट आर्टरियोल। सो यहाँ पर इफ्रंट आर्टरियोल होगा। सो हम यहाँ पर इसको लेबल कर रहे हैं, दिस इज इफ्रंट आर्टरियोल, ओके। सो ब्लड एंटर होगा रेनल आर्टरी से इनटू द एफरंट आर्टरियोल और ब्लड जो है एंटर होके यहाँ पर थ्रू दीज कैपिलरीज, ठीक है। इन कैपिलरीज के थ्रू फिर ये ब्लड जो है इनटू दीज कैपिलरीज, देन दैट ब्लड गोज बैक into the circulation by a passage or by a way that is known as efferent arteriole, उसको हम efferent arteriole कहते हैं। वहाँ से ये गुजर कर फिर ये एंटर होगा रेनल वेन में। सो एक्चुअली क्या होता है, ये जो एफरंट आर्टरियोल है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसका डायामीटर या उसकी साइज हमने थोड़ी बड़ी बनाई है। एंड इफ्रंट आर्टरियोल की साइज अगर आप नोट करेंगे तो उसका डायामीटर जो है वो छोटा होगा। सो दिस इज
हैविंग बिग डायामीटर एंड दिस इज एक्चुअली स्मॉल डायामीटर, इसका डायामीटर जो है छोटा है। सो व्हाई दिस इज सो, ये क्यों होता है? बिकॉज एक्चुअली जहाँ से ब्लड आता है तो ज़्यादा डायामीटर है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड अंदर आएगा और वापस जो निकलने की जगह है वो छोटी है। सो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होगा एट दिस प्लेस, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल की इस प्लेस में। अच्छा, ये जो कैपिलरी का पूरा बेड है, नेटवर्क है, इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। सो ग्लोमेरुलस, दिस स्ट्रक्चर आर द network or the bed of the capillaries that is present in the Bowman's capsule is known as glomerulus। और एक चीज़ आप ध्यान में रखें, समटाइम्स क्वेश्चन अराइज होता है कि बोमेन कैप्सूल और साथ में ग्लोमेरुलस, इन दोनों को कलेक्टिवली हम मालपीजियन बॉडी भी कहते हैं। सो समटाइम्स इस तरह का क्वेश्चन भी अराइज होगा। सो अपने ध्यान में रखिएगा कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मालपीजियन बॉडी। सो हियर आई राइट मालपीजियन बॉडी। ओके, सो नाउ कम बैक अगेन। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि प्रेशर बिल्ड होगा। प्रेशर क्यों बिल्ड होगा? क्योंकि ब्लड के निकलने का रास्ता जो है वो नैरो है, वो शार्ट है। सो जैसा अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जब पानी का पाइप होता है, ठीक है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और पानी जैसे वहाँ से बहता है तो उसकी यानी थ्रो और उसकी प्रेशर बिल्कुल कम होगा। लेकिन जब आप वहाँ पर उसको थोड़ा हाथ या अंगूठे से उसका डायमीटर छोटा करेंगे, यानी पानी के निकलने का एरिया छोटा करेंगे, ठीक है, कम एरिया करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस पाइप में भी एक प्रेशर डेवलप होगा और पानी भी जो है वो काफी ज्यादा जो है थ्रो के साथ निकलेगा। सो देयर विल बी प्रेशर, यानी बैक साइड देयर इज अ प्रेशर, निकलने की जगह नहीं है। सो यहाँ पर एक्चुअली प्रेशर बनेगा। और ये प्रेशर क्यों बनेगा? बिकॉज ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, जो इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, उन इम्प्योरिटीज को फिल्टर करना है। अगर यहाँ पर ये डायामीटर और दोनों सेम होते, डायामीटर है फ्रंट के और ये फ्रंट के, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड जैसे ही आता निकल जाता। सो ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज, जो यूरिया या दूसरे जितने भी वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं वो फिल्टर नहीं होते। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ रेनल कार्पेसल्स आर सेल्स। सो यहाँ पर एक्चुअली सेल्स मौजूद होते हैं, उनको हम पोडोसाइट कहते हैं। और देयर आर द स्लिट्स आर गैप्स बिटवीन देम, यानी ये कंप्लीट एक जो है वो स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होता, बीच में स्लिट्स होती हैं, बीच में पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है कि इस ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज या वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पर इंटर होता है। इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द फिल्ट्रेट, और बोमेन्स फिल्ट्रेट भी हम इसको कहते हैं। सो सिंपली हम इसको फिल्ट्रेट कहेंगे। Why? Because it is actually filtered by the blood, sorry from the blood, blood से जो है ये फिल्टर हुआ है। So अब क्या होगा, ये जो इफ्रंट आर्ट्रियोल है, दिस डायरेक्टली विल नॉट ज्वाइन और एंटर इनटू द रेनल वेन। ये डायरेक्टली रेनल वेन में एंटर नहीं होगा। फर्दर क्या होगा, दिस विल डिसेंड डाउन एंड इट विल बी ब्रांच्ड फर्दर इनटू डिफरेंट कैपिलरीज। ये फर्दर कैपिलरीज में ब्रांच होगा। क्यों ब्रांच होगा ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ। सो पहले हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। सो से दिस इफ्रंट आर्ट्रियोल इज कमिंग देयर, और ये जो पीसीटी मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर एक कैपिलरीज का जो है नेटवर्क बनेगा। देन दिस लूप ऑफ हेनली यानी मेडुलरी रीजन के अंदर ये एंटर हो जाएगा एंड लूप ऑफ हेनली के अराउंड भी यही कैपिलरीज मौजूद होंगी। देन फाइनली डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन फाइनली दिस विल एंटर इनटू द रेनल वेन, और उसके बाद फिर ये रेनल वेन में एंटर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रेनल वेन। अगर हमने यहाँ पर इसको इधर ड्रा कर दिया है, दिस इज रेनल वेन। ठीक है, सो ब्लड from the efferent arteriole will not directly go and join the renal vein and then the circulation, वो circulation में नहीं जाएगा। इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैपिलरीज फर्दर इस efferent arteriole से डिसेंड होंगी या जो इससे कैपिलरीज निकलेंगी, हम इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। सो these capillaries are known as पेरीट्यूबुलर capillaries। Okay, why peritubular? Peri means around,
and tubulary means tubules. So these are actually the tubules. So nephron is the tube. So completely PCT DCT या ये जो लूप ऑफ हेनली है इसके अराउंड जो है ये कैपिलरीज मौजूद होती हैं. That's why these capillaries are known as पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. ओके, सो फर्दर यहाँ पे और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा किया है, लूप ऑफ हेनली के ऊपर जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं एक्चुअली दे आर आल्सो द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बट वी गिव देम अ डिफरेंट नेम, दैट इज वासा रेक्टा. सो यहाँ पर हम इसको नाम क्या देते हैं, वासा रेक्टा. सो डू रिमेंबर दिस दैट वासा रेक्टा is network of capillaries that is present in the medulla, medullary region या pyramids की region के अंदर जो capillaries होंगी efferent arteriole से निकलने वाली, उनको हम क्या कहेंगे, vasa recta. ठीक है, इनका क्या function होगा वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ. So this is the difference between peritubular capillaries. name का फर्क है, वैसे हैं भी यही peritubular capillaries. नाम हमने different दे दिया है because it is the medullary region and this is the cortical region. So यहाँ पर again आप इसको नोट कर लें कि हम ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज द कॉर्टिकल रीजन. सो पीसीटी डीसीटी वगैरह ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, दीज आर प्रेजेंट. डीसीटी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बताऊं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैं डीसीटी कह रहा हूँ. ठीक है, सो नाउ कम बैक अगेन कि हम बात कर रहे थे कि ये जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, हेयर, ये फिल्ट्रेट सिर्फ इसमें वेस्ट मटेरियल मौजूद नहीं होता. यानी अगर हम कहेंगे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरिया है तो बात ठीक हो गई कि भाई ये यूरिया जाके फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू निकल जाएगा. नो, नेवर. इसके अंदर वाटर भी मौजूद होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मौजूद होती हैं, इवन ग्लूकोज भी मौजूद होता है. सो देयर आर यूजफुल मटीरियल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस फिल्ट्रेट. इस फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल मटेरियल भी मौजूद होता है. और आपको एक बात यहाँ पे मैं बताऊं कि तकरीबन अबाउट 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट पर डे बनता है. यानी 24 आवर्स में 180 लीटर फिल्ट्रेट यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल के जो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो ट्यूब होती है वहाँ पर ये बनता है. सो टोटल 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है. और यूरिया यानी यूरिन के फॉर्म में ये रिमूव कितना होता है, अबाउट 2 लीटर पर डे. यानी सारे दिन में 24 घंटे में तकरीबन 2 लीटर जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है. यानी हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये आउट हो जाएगा. और बनता कितना है, 180 लीटर. सो 178 लीटर फिल्ट्रेट कहाँ गया, 178 लीटर फिल्ट्रेट इज एक्चुअली रीएब्सॉर्ब्ड. ठीक है, पर डे. यानी डेली जो है 178 लीटर जो है फिल्ट्रेट वापस रीएब्सॉर्ब होता है. तो रीएब्सॉर्ब होगा तो यानी सर्कुलेशन में जाएगा. सो अगर यहाँ पर अब आप इस चीज को नोट करें कि ये अगर इफरेंट आर्टरियोल डायरेक्टली जाके रेनल वेन के अंदर एंटर होता तो ये फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब नहीं होता. यानी 180 लीटर फिल्ट्रेट ही बाहर निकल जाता. उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर और बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं. सो यानी ये फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कम और डेथ सिस्टम बहुत ज्यादा हो जाता है. यानी इंसान के बचने के चांसेस ही नहीं है. सो वापस रीएब्सॉर्बिशन होगी. यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ. सो दिस इज रीएब्सॉर्बिशन. यानी इस वासा रेक्टा के अंदर लूप ऑफ हेनली से इंपॉर्टेंट जो है मटीरियल रीएब्सॉर्ब होंगे. सो फर्दर आगे चल के जब हम इसको डिटेल में रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी में डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कौन सी जगह पर कौन से मटेरियल की कौन से जो है पार्ट की एक्चुअली रीअब्जॉर्प्शन होती है. सो मैं यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूं कि तकरीबन ये सारे का सारा फिल्ट्रेट इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में भी, डीसीटी में भी, एंड देन इन दीज वासा रेक्टा दैट विल एंटर देयर. सो 178 लीटर फिल्ट्रेट जो है वो इनके अंदर एंटर होगा एंड देन दैट फिल्ट्रेट will go back into the circulation. अब ये फिल्ट्रेट जो है वो वापस सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा. So this is how that reabsorption takes place over here. So यहाँ पर हमने completely नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा डिटेल में जो है आपको यहाँ पर इसकी
एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बारे में बताया, देन ग्लोमेरुलस, देन दीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, देन वासा रेक्टा, ठीक है। एंड देन फाइनली इन आवर नेक्स्ट वीडियो और इन आवर नेक्स्ट लेक्चर होपफुली वी विल डिस्कस रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के रेगुलेटरी फंक्शंस हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो एक्चुअली ये फिल्ट्रेट बनता है और वापस इस फिल्ट्रेट में रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, एंड देन फाइनली दिस 2 लीटर पर डे जो सिक्रीशन होती है, जो एक्सक्रीटेड मटेरियल होता है वो किस तरह से एक्सक्रीट होता है। सो होपफुली दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।